अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 9 मई 2023 के बाद से लेके आज तक सियासत हर चंद तब्दील हो चुकी है और इस कदर ज्यादा गंभीर भी हो चुकी है कि ना तो 9 मई को कोई भूल रहा है, जैसे गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जिस तरह से तकारीब भी मुनक्किद की गई, और यकीनन भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि इस किस्म के एहतजाज भूले नहीं भुलाए जाते। लेकिन अलबत्ता मामला जहां अटक कर रह गए हैं वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि उन्होंने 9 मई किया है, जबकि वो ये कहते हैं कि हमने 9 मई को जो कुछ भी ये जलाओ घेराव हुआ था या जो तनसीबात के ऊपर अटैक हुआ वो हमने नहीं किया। आज भी बात वहीं की वहीं है, लेकिन कल जो सवाल उठाए गए वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। क्या अगला 9 मई आने तक इन सवालात के जवाब होंगे या नहीं, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। इन्फोक मान अकरम राजा साहब सीनियर कानूनदान हैं, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सलमान साहब, गुज़िश्ता रोज़ जहाँ जहाँ हमने देखा कि वज़ीर आज़म चाहे तकरीर कर रहे हों, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर रहे हों, वो काबीना का खुसूसी इजलास हो या इवन DG-ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ रोज़ कबल, हर शख्स ये सवाल उठाता है कि बड़ी अजीब सी बात है कि पूरा 1 साल गुजर गया, इतना मैसिव क्रैकडाउन हुआ, शवाहिद मौजूद हैं, सब कुछ है, CCTV फुटेज का जिक्र होता है, ऑडियो कॉल्स का जिक्र होता है, लेकिन किसी को सजा नहीं दी गई। तो ये जाहिर है कि जुडिशरी पर इल्ज़ाम इस वक्त लगाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि इस निज़ाम को बेहतर आप जानते हैं बतौर कानूनदान भी, कि ये डिलेस क्यों हैं इस हद तक? देखिए, बहुत सी बातें हैं आपके इस इब्तिदाइये में। पहली बात तो आप ये पूरे वसूख से मेरी जानिब से सुन लें कि हमारी जो जुडिशरी है, जो अदलिया है हर सतह पे, लेकिन बिलखुसूस जो ट्रायल कोर्ट हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पे ताबे है इस वक्त जो एक ताकत का या जबर का जो निज़ाम इस मुल्क में कायम है। ये कहना कि जुडिशरी कोई अपने आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके लोगों को बचा रही है, मज़ाक़-खेज़ बात है। जो हुक्म हुआ है उसके मुताबिक बेल हुई है, जब बेल नहीं देनी थी बेल नहीं हुई, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसके तमाम मुकदमे ख़त्म हो गए, अदालतों ने भी बरियत दे दी। बल्कि ना सिर्फ 9 मई के हवाले से इस तमाम अरसे में आप देखें मकसूद चपरासी के 15 अरब रुपए कहाँ गए, तादाद मुकदमात थे जो आज के मंजूर नज़र सियासतदानों के ख़त्म हुए। तो ये कहना कि जुडिशरी डिलीवर नहीं कर रही, वो बिल्कुल डिलीवर कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से वो चीज़ डिलीवर कर रही है जो ताकत की ख्वाहिश है, जो जबर की ख्वाहिश है, और वो हो रहा है। अच्छा। अब क्यों सजाएं नहीं हुई 9 मई वालों को, उसका भी जवाब है। देखिए, एक तो वजह यह है कि आपने मामलात को जानबूझकर पेचीदा कर दिया। जहाँ CCTV फुटेज थी कि एक शख्स, एक लड़का या एक खातून झंडा लहरा रही है या लहरा रहा है या गमला तोड़ रहा है या TV को नुकसान पहुंचा रहे, तो आप उसको उसी हवाले से सजा देते, मुकदमा चलाते और कहते कि इसने गमला तोड़ा है, इसने TV तोड़ा है। आपने कहा कि नहीं, ये तो एक दहशतगर्द है, इस पे दहशतगर्दी का मुकदमा चलाना है, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। साजिश के भी ताने बाने हमने इससे मुंसलिक करके मास्टरमाइंड को ढूंढना है। और आपने ये भी किया कि उसी शख्स पे 6 शहरों में मुकदमे बना दिए। आपने कहा कि इसने गमला लाहौर में भी तोड़ा, इसने तनसीबात पे सरगोदा में भी हमला किया, ये शादमान में भी था, ये लिबर्टी मार्केट में भी था, ये मियांवाली में भी था। जब इस किस्म के आप मुकदमे बनाएंगे, जानबूझकर आप निज़ाम को इस्तेमाल करेंगे एक तरह से हमला करने के लिए एक जमात पर, उसके कारकुनान पर और पूरे निज़ाम पर, तो फिर नतीजा यही होगा। इसमें कसूर अदलिया का नहीं है, इसमें कसूर उन मंसूबा साजों का है जिन्होंने जरा ज्यादा चबाने की कोशिश की। अगर आप कानून और इंसाफ के तकाजों को पूरा करने की कोशिश करते तो बहुत सी कन्विक्शंस हो गई होती। 30, 40, 50 लोग जो हैं उनको साल, 1.5 साल, 2 साल की सजाएं हो चुकी होती और मामला आगे बढ़ जाता। लेकिन आपने ये ख्वाहिश की कि हमने 8-10 हज़ार लोगों को मुलव्वस करना है, पूरी सियासी जमात को खत्म करना है, लोगों के घरों में जाना है, चादर चार दीवारी को पामाल करना है, एक दहशत का माहौल पैदा करना है, तो वो किए रखी। और वो है अब भी। देखिए, इसी बहाने से वो माहौल आज भी कायम है। देखिए सलमान साहब, मैंने बिल्कुल तफसील से आपका जवाब सुना, लेकिन पहले पार्ट ऑफ द जवाब जिसमें आपने कहा कि ताकत के ताबे हैं ये जो लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का आपने जिक्र किया, तो फिर ये बात में तजाद नहीं आ जाता कि जब वो खुद डिमांड कर रहे हैं कि भाई क्यों 9 मई वालों को सजा नहीं मिलती, तो दे देनी चाहिए थी ना फिर उसी ताकत के तहत।
मैंने आपको समझाया ना, देखें उन्होंने बेलें तब दी जब उनको हुक्म हुआ कि बेल दे दो, वरना नहीं दी, इसलिए ये नहीं हो रही सजाएं। मेरा दूसरा हिस्सा आपने शायद उस पर गौर नहीं किया कि मुकदमात इतने बॉन्डे बनाए गए हैं। एक शख्स पे अगर आप 6 जगहों पे मुकदमा बना देंगे तो कैसे उसको सजा होगी 6 मुकदमात में। अगर आप कहेंगे कि इसने गमला नहीं तोड़ा, इसने दहशतगर्दी की है, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको एक दहशतगर्द साबित करना और उसको किसी साजिश का हिस्सा साबित करना। मेरी दूसरी बात पे गौर कीजिए। अच्छा, ठीक है। इन्होंने मुकदमात बनाए ऐसे हैं जिनको साबित करना तकरीबन नामुमकिन है, और इसलिए अब ये बगले झांक रहे हैं कि कैसे हम इन मुकदमात को साबित करें। अच्छा, आप मुकदमा बनाते नहीं, जो किसी ने जुर्म किया था उसी हद तक मुकदमा बनाते। पॉइंट टेकन सलमान साहब। अब मैं ठीक है सलमान साहब, अब ये मुझे बताएं कि गुज़िश्ता रोज आपकी नजर से भी गुजरा होगा कि वो खुसूसी जो इजलास हुआ था काबीना कमेटी का, एक रिपोर्ट जो कि केयरटेकर सेटअप ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी रिगार्डिंग प्लानिंग, अबेटमेंट, सहूलतकार सारे जो उन्होंने डाले वो पेश हुई, उसकी जो तजावीज़ है, ऐसी किसी भी रिपोर्ट की कानूनी हैसियत क्या बनती है? क्योंकि उसमें तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ को मुर्द इल्जाम ठहराया गया है। जिस मर्जी को मुर्द इल्जाम ठहरा लें, देखिए ये तो एक सियासी हुकूमत है ना, सियासी हुकूमत की एक सियासी काबीना है, वो जाहिर है अपने सियासी हरीफ फरीक के खिलाफ इल्जाम भी लगाएंगे। और यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जितने आप इल्जाम पेचीदा लगाएंगे उतना ही आपके लिए उनको साबित करना मुश्किल होगा। फिर आपको मजीद जबर चाहिए होगा, आपको अदालतों पे दबाव डालना होगा, सर्वेलेंस कैमरे लगाने होंगे, लोगों के बहनोइयों को उठाना होगा ताकि आप हासिल कर सकें अपनी मर्जी का फैसला। तो ये तमाम जो अमल है उसी किस्म की मैं समझता हूँ एक तरह से नासमझी का तसलसल है कि कानून और आइन को पसे पुष्ट डालकर एक इंतकामी कार्रवाई जो है उसको कानून का या इंसाफ का लिबादा उड़ा दो और फिर कहो हम तो इंसाफ और कानून के मुतलाशी हैं। आप नहीं हैं इंसाफ और कानून के मुतलाशी, आप इंतकाम के मुतलाशी हैं, आप एक सियासी जमात को ख़त्म करने के मुतलाशी हैं। इसलिए आपको मुसलसल जबर का सहारा लेना पड़ता है और आपको वो फैसले नहीं मिल रहे क्योंकि वो फैसले हो नहीं सकते। कोई भी अदालत जो है गवाही शहादत के बगैर उस नौयत का जो जुर्म है जो आप बनाना चाह रहे हैं उसके हवाले से फैसला नहीं दे सकेगी। अच्छा। तो मामला लटका रहेगा। आप गमला तोड़ने का मुकदमा बनाएं, आप ट्रेसपास का मुकदमा बनाएं तो मुकदमे हो जाएंगे। ओके, तो सलमान साहब फिर मुझे ये बताइए ना कि देखिए 9 मई एक स्टिकिंग पॉइंट तो है एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान, ठीक है, वहां से तो बात ही आगे नहीं बढ़ रही। 9 मई को एहतजाज हुआ, ये हकीकत है, फौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए, ये दूसरी हकीकत है, बहुत कुछ टेलीविजन की स्क्रीन्स दिखा रही थी, लोग देख रहे थे, ये भी हकीकत है। लेकिन अब जहां पर मसला है कि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, अब इसको कैसे साबित आप लोग कर सकते हैं? देखिए, इसको साबित करने की जरूरत है भी और नहीं भी। हम इसीलिए तो कहते हैं कि एक आप जुडिशल कमीशन बनाएं। अगर आप दौरानी की कल की रिपोर्ट पढ़िए या परसों की जो 9 मई को आई, जो बड़ी तफसील से थी, वो बहुत ही शानदार रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने बहुत सी चीजों की निशानदेही की है, किस तरह ट्रकों में बसों में कौन आया कौन गया, इसके चश्मदीद गवाह सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। किस तरह चौकियों से लोग गायब हो गए एन मौके पर और फिर क्या हुआ, ये तमाम बात लोगों ने देखी है, ये छुपी हुई बात नहीं है। इसीलिए कमीशन नहीं बनाया जा रहा कि कमीशन के सामने ये लोग अगर पेश हो गए, इन्होंने अपनी याददाश्त अगर वहां पे रिकॉर्ड करा दी तो फिर क्या होगा, तो नहीं बनाया जाएगा कमीशन। इसीलिए देखिए सीसीटीवी फुटेज गायब है, टोटे आपको दिखाए जाती हैं लेकिन मुकम्मल फुटेज नजर नहीं आती। उसमें कलीदी मौकों पे चीजें गायब हैं, कौन दाखिल हुआ, किसने गेट खोला, क्या हुआ, ये तमाम चीजें हम चाहती हैं कि शफाफियत से सामने आए। और बिल्कुल ऐन मुमकिन है जब ये सब कुछ हो जाए, जब ये रिपोर्ट बन जाए शफाफियत से, तो उससे ये साबित हो कि 30, 40, 50 लड़के या खातीन थे पीटीआई के जिन्होंने कुछ गलत किया, जिन्होंने ट्रेसपास किया, उन मकामात पे गए जहां उनको नहीं जाना चाहिए था, तोड़फोड़ की। बिल्कुल ये मुमकिन है कि ऐसी बात हो जाए। लेकिन जो एक मुकदमा बनाया जा रहा है कि ये एक रियासत पर हमला था, ये शोहदा पर हमला था, ये बिल्कुल गलत है, लग़्व है। हम शोहदा के उतने ही वारिस हैं, हम गाजियों के उतने ही वारिस हैं, उनकी तकरीम हमारे सियासी ईमान का उतना ही हिस्सा है जितना कि किसी और का। लिहाजा ये साबित करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो अवाम भी हंसेंगे और अदालतें बेबस होंगी, आप ये सब कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। तो ये बात तो आपने बड़ी अच्छी कही सलमान साहब कि अगर जुडिशल कमीशन से फिर सब कुछ जब साबित हो जाएगा
तो ख्वाह वो तहरीक इंसाफ ही का क्यों ना हो, या फिर उस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जब सारी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आएगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब बात करने को भी तैयार हैं तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ये भी उनके बयान सामने आया है जो आज अखबार में रिपोर्ट भी हुआ कि एक इशारा दिया उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की करारदाद की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ की जो सरगर्मियां हैं उस पर पाबंदी आयद की जाए। अब मैं आपसे बतौर कानूनदान जानना चाहती हूं कि ये सब क्या है। देखिए, ये फिर एक बेतुकी सी बात है, लेकिन लोग इस वक्त जो अमल हो रहा है मुल्क में उसकी कोई तुक तो नहीं है, ना उसका आइन में, ना कानून में, ना अखलाकियात में कोई जवाज है। देखिए, एक प्रोसेस है जो आइन में दिया हुआ है कि अगर आपने किसी सियासी जमात को बैन करना हो, खत्म करना हो, तो एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है, हुकूमत जो है वो भेज सकती है और सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला करती है कि ये सियासी जमात क्या मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है, ये ऐसी है कि इसको काम करने से रोक देना चाहिए, यानी कि खत्म कर देना चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख में हुआ ये सानिया एक दफा, नेशनल अवामी पार्टी को इस तरह खत्म किया गया और उसके बाद जो सियासत में हमारी खला पैदा हुआ उसको उन लोगों ने भरा जो बंदूकें उठाए हुए थे, जिनका ताल्लुक ड्रग स्टेट से था। ये एक तबाही हम पहले अपने ऊपर नाजिल फरमा चुके हैं। अब दोबारा किसी को शौक है कि एक बड़ी जमात को जिसने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, उसमें बहुत बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की है, उनको आप चाहते हैं कि मुंतशर कर दिया जाए, कोई फलां लश्कर का हिस्सा बन जाए, कोई किसी और शुगल में मुलव्विस हो जाए, उनको मुतनफ़िर किया जाए रियासत से। तो बिल्कुल अगर राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश है तो ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक ट्रेजेडी होगी, एक सानिया होगा। अच्छा। पीटीआई मेरी नजर में आज वो वाहिद जमात है जो अवाम को, लोगों को उम्मीद दे रही है, उनको कह रही है कि शुस्तगी और शाइस्तगी का रास्ता अपनाया जा सकता है। मेरे जैसे लोग क्यों इस पे शामिल हुए हैं? इसी तमाम बयानिए की नफी करने के लिए मेरे जैसे लोग, मेरी कोई इक्का दुक्का नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं हजारों की तादाद में पिछले 6-8 माह में शामिल हुए हैं। और हम ये चाहते हैं वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हम दिखाएं कि हम पाकिस्तान के मुखलिस हैं और हम एक ऐसी सियासत की तरफ करना चाहते हैं जो उसूलों पर मबनी हो और जो शाइस्तगी और शुस्तगी पर मबनी। लास्ट 30 सेकंड्स रहते हैं सलमान साहब, लेकिन एक विंडो तो उन्होंने ओपन रखी है ना आपके लिए। वो कहते हैं सिद्के दिल से माफी मांग लें और फिर उसके बाद तामीरी सियासत की तरफ वादा करें और आगे बढ़ें। पहले माफी मांगे आइन की पामाली की। वो लोग जिन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया, 30 दिनों में पार्लियामान में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा ऐसी की तैसी आइन कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन कराओ, हम नहीं होने देंगे, वो माफी मांगे। वो लोग पहले माफी मांगे जिन्होंने छिरा सन्नाबाद में लोगों के घरों में जाकर उनकी बच्चियों के जहेजों को तबाह किया, लोगों के रोजगार खत्म किए। मैं इन सब चीजों का अब शाहिद हूं। वो लोग माफी मांगे जिसने 8 और 9 फरवरी की रात पाकिस्तान के इलेक्शन पर हमला किया, वो पहले माफी मांगे। जिन्होंने लोगों को धुतकारा, उनकी राय को सल्ब किया, वो माफी मांगे। माफी मांगना किसी एक जमात का फर्ज नहीं है। मैं समझता हूं हमारे इदारे, हमारी जमातें, सबको बैठकर माफी मांगनी है, पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के आइन से। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब विद अस ऑन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। देखते रहिए। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज 9 मई के हवाले से जो तकारीब भी हुई और उसके बावजूद, और पूरे साल भी हम देखते हैं, लेकिन खुसूसन कल जो काबीना का इजलास भी हुआ और वजीर आजम ने जो सवाल उठाए वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उन्हें इसलिए फरामोश नहीं किया जा सकता क्योंकि एक 9 मई गुजर जाएगा और क्या हम अगले 9 मई तक भी यही सवालात सुनेंगे? इसी पर बात कर लेते हैं। इन फोकस हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राना साहब, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि गुज़िश्ता रोज वजीर आजम ने हर फोरम पर ये सवाल उठाए हैं, जबकि बावजूद इसके कि जब 9 मई 2023 हुआ उस वक्त पीडीएम की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम थे और बड़े पैमाने के ऊपर पकड़ धकड़ हुई। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी थी कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, और एक साल गुजरने के बावजूद वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। कैपिटल हिल का जो है वो मुवाजना भी किया जा रहा है, यानी एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जा रहा है। किसको कसूरवार वो ठहरा रहे हैं कि अभी तक जो है वो 9 मई में मुलव्विस लोगों को सजाएं नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डेफिनेटली एक तो हमारा सब जानते हैं कि जो जुडिशल निज़ाम है
वो बड़ा सुस्त रवि का शिकार है जनरली स्पीकिंग, और उसमें बर वक्त फैसले जो हैं या जिस तरीके से चीजें इंटरनेशनली मूव करती हैं उस तरीके से मूव नहीं होते नजर आए। फिर बिल्कुल एक डिले तो ये बना कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके तहत आइन के मुताबिक वो मुकदमे होने थे, उसमें रुकावट आई, और वो भी एक वजह है। फिर डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन की साइड से भी मुमकिन तौर पे डिलेज हो सकती हैं। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम समझते हैं कि डिले हुए मामला, लेकिन अब इनके ऊपर एक गहरी नजर रखी जाएगी और इंश्योर किया जाएगा। देखें, हमारी कतन ये कोई ख्वाहिश नहीं है कि किसी बेगुनाह को सजा मिले। शिकायत लेकिन अदलिया से है, आपको अदलिया से शिकायत है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखें, अदलिया का इसमें मेजर किरदार है, लेकिन और भी एलिमेंट्स होते हैं। वो सारे एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो तभी कुछ चीजें जो है वो टाइमली और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ती हैं। तो ये नहीं हुआ तो देयर इज ऑब्वियसली कोई कोलैप्स तो है ना सिस्टम में, कि अगर कैपिटल हिल का मामला था तो 1100 मुकदमे दर्ज हुए, उसमें से 500 या 600 लोगों को सजाएं हो गई, तो एक टाइमली मैटर क्लोज हो गया। जब टाइमली मैटर क्लोज नहीं होता तो फिर उसके ऊपर जो है प्रोपेगेंडा करना आसान हो जाता है, उस पर पॉलिटिक्स करना आसान हो जाता है, और ये 9 मई के बाकी के साथ वही हो रहा है। लेकिन राणा साहब माजरत के साथ कैपिटल हिल के लिए उनके पास शवाहिद मौजूद थे, ठोस शवाहिद, तभी सजाएं हो गई ना। यहां पर यह मसला है कि अगर आप लोग ये दावेदार हैं कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो फिर हम क्या समझें? क्या जानबूझकर डिले कर रही है अदलिया? ये देखें, शवाहिद तो मेरे ख्याल से 25 करोड़ अवाम ने उनको महसूस भी किया, उसको विटनेस भी किया। आपके सामने जो है ऑडियो कॉल्स हैं, फिर आपके सामने वीडियो क्लिप्स हैं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के नारे हैं, GOHQ पहुंचने की हदायतें हैं, फिर दर्जनों नहीं हजारों वीडियोस हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं जिसमें लोग चीजें उठा के लेके जा रहे हैं और बड़े मुतमईन हैं, जलाओ घिराव के दौरान बड़े मुतमईन हैं, ट्रेस पासिंग की जिन लोगों ने वो मौजूद हैं। तो एविडेंस तो मेरे ख्याल से बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद है। किस तरीके से फौजी यूनिफॉर्म लहराए गए, किस तरीके से कोर्ट की प्रेमिसेस में कहा गया कि अगर ये मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो ये फिर से हो जाएगा, और फिर उसका बैकग्राउंड एक पहले के रेड लाइन खान साहब हैं। तो मेरे ख्याल से एविडेंस तो बहुत सारी हैं, और ये बहुत ही अजीब सी बात है कि अभी भी ये प्रोपेगेंडा एक जमात कर रही है कि ये जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या ये जो है लंदन प्लान था। बिल्कुल इसके अंदर जुडिशियल डिलेज है। मेरे ख्याल से एक तो आइन बड़ा क्लियर था और है कि अगर कोई फौजी तनसीबात के ऊपर कोई हमलावर होता है तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, और वो एक इट इज नॉट अ फाइनल एंड। उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट्स की भी अपील्स हैं, फिर उससे ऊपर अपील्स भी मौजूद हैं। तो यानी कि उस प्रोसेस को रोकना या उसमें डिले आना, फिर ओवरऑल राणा साहब, मैं आपसे माजरत के साथ आई विल बी वेरी क्लियर। देखिए, जब साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल साहब थे उस वक्त आप लोग उनके हवाले से जरूर कहा करते थे, बल्कि बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल होते थे कि अदालत जो है वो इमरान खान की सहूलतकारी करती है। यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि जब आप कहते हैं ऑडियो कॉल्स, वीडियोस, शवाहिद, ठोस सब कुछ मौजूद है और अफसोस है कि अब तक सजाएं नहीं हुई, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बार आप अदलिया पर किस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं? क्या वही इल्जाम जो साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल साहब पर लगाया करते थे, या किसी और किस्म का है ये? नहीं नाज़िया, देखें, अब अगर ये कोई कहे कि अदलिया आपकी जो है वो रैंक उसका जो है वो बॉटम 10 के अंदर है, जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस की जो इंडेक्स है, तो ये कोई इल्जाम तो नहीं हम लगा रहे, ये तो एक हकायक है ना। इंटरनेशनली अगर आपकी जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर डिलेज हैं, उसकी स्पीडी ट्रायल नहीं होते, ये तो हकायक है ना। ये these are not allegations, ये हम कोई यानी कि ठीक है, मैं समझ गई। आप कह रहे हैं कि डिलेज हो रहे हैं और इन डिलेज की वजह से अभी तक कैफर किरदार तक 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको आप नहीं पहुंचा सके हैं। राणा साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस है राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। राना साहब, अब गुज़िश्ता रोज जो काबीना की स्पेशल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें केयर टेकर सेटअप ने जो एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें सहूलतकार कौन थे, कौन मास्टरमाइंड थे, इसकी रिपोर्ट भी पेश हुई। मैं ये जानना चाहूंगी, क्या रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मुर्द इल्जाम ठहराया गया है 9 मई के लिए? देखिए, वो रिपोर्ट जो है वो पेश हुई और उसके अंदर इशारतन उसी तरफ जिस तरफ आप कह रहे हैं वो वही चीजें पॉइंट आउट की गई थी, लेकिन उसके वो कोई एक, मैं समझता हूं कि उसने उस रिपोर्ट ने अभी भी इस चीज की भी गुंजाइश छोड़ी हुई थी कि आगे आने वाली हुकूमत इस पे मजीद जो है वो तहकीकात करे, क्योंकि ये केयर टेकर सेटअप में बनी थी और टुवर्ड्स द एंड बनी थी। तो ये रिपोर्ट कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, लेकिन आपने जिस तरफ पॉइंट आउट किया वही था। लेकिन ये था कि फर्दर भी उसके अंदर जो है ये चीजें इन्वेस्टिगेट होने की जरूरत है। देखिए, बात ये है कि एक डिमांड भी है कि जुडिशल कमीशन बिठा दें, कोई इस पे कोई पार्लियामानी कमेटी बैठ के रिपोर्ट करे। जी। लेकिन जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि अदालतें अपना काम करें। अदालतों में काफी चीजें मूव फॉरवर्ड हो चुकी हैं, वहां से काम हो और अगर कोई बेगुनाह है उसको रिहा किया जाए, अगर कोई किसी की एविडेंस मौजूद है तो उसको सजा दी जाए, ताकि ये चैप्टर, अगर हमने देखें एज अ कंट्री वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। सही, ये 9 मई कोई इसको हर साल सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टू मूव फॉरवर्ड उसका जो प्री रेक्विजिट है वो ये है कि जिन लोगों की इसमें एज एन बेटर, एज अ प्लानर, एज एन एग्जीक्यूशनर जिनका हिस्सा है, उनको सजा मिले। क्योंकि देखें, एक अदारा जिसने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, उसने अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन की और उसने अपने ऑफिसर्स को रिमूव किया जहां उन्होंने देखा कि कोई गलती है या कोई एट फॉल्ट था कोई, तो उन्होंने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की। तो जो सिविलियन साइड है तो वहां से उस अदारे के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसी पे साबिक सदर आरिफ अलवी साहब को आपने सुना होगा राना साहब, उन्होंने कहा कि जिस इदारे का आप जिक्र कर रहे हैं कि फौज में भी उन्होंने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, जिन लोगों को उन्होंने मुलव्विस पाया उनके खिलाफ कार्रवाई की, पूरी फौज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वो कहते हैं ये कोई इंसाफ है कि आप पूरी तहरीक इंसाफ को इसमें लपेट करके चाहते हैं कि बंद कर दें, और जिस किस्म की तहरीक इंसाफ के साथ अब तक ज्यादती की गई है वो किस लिए की गई है, ये कौन सा इंसाफ है? ये उन्होंने बाकायदा अडियाला जेल के बाहर जब मीडिया से गुफ्तगू हो रही थी अभी 2 रोज कबल, तो उन्होंने ये कहा है। नहीं, देखें, अब एक जमात, बहुत क्लियर है ना कि एक जमात की क्या पॉलिसी थी। उस जमात की पॉलिसी थी कि रेड लाइन खान साहब हैं, ये थी या नहीं थी? ये पॉलिसी सबने सुनी। एक जमात की पॉलिसी ये थी कि उसके लीडर को अगर उसका अरेस्ट वारंट आएगा, रियासत अगर जो है वो अगर जुडिशरी ने कहा कि इसको अरेस्ट करें, तो उसका जवाब होगा कि मैं इस रियासत के ऑर्डर को नहीं मानूंगा, मैं इससे लड़ूंगा। इसी तरह ये कहते हैं जब उनको अरेस्ट किया गया तो उसका जो रिएक्शन, और भी लीडर्स अरेस्ट होते रहे, बहुत सारे लीडर्स अरेस्ट हुए, लेकिन जब उसको अरेस्ट किया तो उसने चैलेंज किया रियासत को और उसकी जमात उसके साथ खड़ी हुई। तो ये डेफिनेटली फिर इसके अंदर ये सारे पहलू शामिल होते हैं कि वो एक जमात की पॉलिसी के तहत ये सब कुछ हुआ। और आपके पास कितने लोग हैं जो उस जमात के, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने इस चीज की तस्दीक की कि ये जमात की पॉलिसी थी, ये एक लीडरशिप का फैसला था कि हमने ये सब कुछ करना है, हमने लड़ना है रियासत से, या जो भी हमने। तो फिर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको तो माफ कर दिया गया ना, आप भी माफ करते हैं, काबीना में भी आपके मौजूद हैं, दूसरी पार्टी में भी वो चले जाते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आती ना कि अगर आप समझते हैं कि उन्होंने भी जुर्म किया है तो फिर तो होनी चाहिए ना सजा उनको भी। देखिए, माफी अखलाकी तौर पे माफी काबिल कबूल है, लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया है, कोई अगर अबेटमेंट में, मैं फिर रिपीट करूंगा, एग्जीक्यूशन में या प्लानिंग के अंदर कोई शामिल है, तो वो माफी नहीं मानी चाहिए। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो फिर उसको देखें, फिर उसके लिए जुबानी माफी से गुंजाइश नहीं निकलनी चाहिए। ये हमारा आज भी मौका। अच्छा राना साहब, गुज़िश्ता रोज जिस तरह से ज़ाहिर है 9 मई के हवाले से तकारीब रखी गई, और जैसे आपने कहा हम नहीं चाहते कि हर साल इसको मनाएं, एंड देयर हैज टू बी अ क्लोजर टू दिस। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या
ये आपकी जो मौजूदा हुकूमत के अंदर ये डिस्कशन है कि तहरीक इंसाफ पे किसी किस्म की पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि ऐसा कुछ इज ऑल्सो इन द ऑफिंग। लेकिन तहरीक इंसाफ तो अभी लीगली तौर पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उसने इलेक्शन जो लॉज हैं उसको जो भी मामला इलेक्शन कमीशन के साथ उसके हैं, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट राइट नाउ। अभी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शक्ल में वो मौजूद है। बहरहाल मेरी नॉलेज में ऐसी कोई स्ट्रेटजी हुकूमती लेवल पे नहीं है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत कोई एक जमात के खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रही है। ऑलरेडी जो केसेस 9 मई के हवाले से हैं वो हम समझते हैं कि उनकी पैरवी करनी चाहिए, और वो भी एक इन न्यूट्रल फैशन कि जो लोग इसके अंदर मुलव्वस है उनको सजाएं मिले। अगर वो प्रोसिक्यूशन साइड से उसको पुश करने की जरूरत है तो वहां से पुश किया जाएगा। ठीक है, तो जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर देखा जाएगा कि कैसे इन चीजों को एक्सपेडाइट किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन्फो। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो इस सब के से कबल मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, ऐसे मुज़ाकरात कौन लीड कर रहा है, कौन चाहता है कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हों। वेलकम बैक। 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने से कबल ही चंद हफ्तों पहले आपने देखा कि मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी बाज़गश्त थी और कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं। एक कमेटी तश्कील होने का भी बताया गया था, लेकिन इसमें कई ऐसे नाम आ रहे थे जो अपने तही या फिर किसी के कहने पर यह कोशिश की जा रही है। उनमें से एक नाम जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब का आया। आज उन्हीं को हमने इन फोकस रखा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जनरल साहब, पहले तो यकीनन लोग जानना चाहेंगे क्या वाकई किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात, कोई चैनल्स नेगोशिएशंस के ओपन हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मेरी काविश थी और काविश है और जारी रहेगी इंशाल्लाह, इसका ये एक इंडिपेंडेंट मूव थी। किसी ने इसको स्पॉन्सर नहीं किया था, किसी ने कहा नहीं था, लेकिन चूंकि मैंने ये समझा कि मैं दोनों तरफ अपनी बात पहुंचा सकता हूं, तो मैंने अपनी सजेशंस पहुंचाई। जिस सिलसिले में मैंने एक आर्टिकल लिखा, फिर मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग हैं जो कि चाह रहे थे, पहले आपको पता है कोशिश की गई, फिर एक सेनेटर साहब ने खड़े होकर ये भी कहा कि हीलिंग टच होनी चाहिए, फिर वो आरिफ हबीब साहब ने कहा कि जी आप उनके साथ भी हाथ मिलाएं। तो मुझे माशरे में एक नज़र आया ट्रेंड कि लोग अब शायद फेड अप हो चुके हैं इस मुश्किल किस्म के जो एनवायरनमेंट है और चाह रहे हैं, तो उसके सिलसिले में कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके लिए मैंने वो आर्टिकल लिखा जिसमें वो सजेशंस हैं। साफ ज़रा वो ऐसे इन्फोर्सेबल तो नहीं है और ज़रूरी नहीं कि वो हतमी हो, उनमें कोई रद्दबदल भी हो सकता है। तो बस ये थी। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने देखा होगा कि पीटीआई की तरफ से कुछ लोगों का नाम दिया गया कि ये लोग बातचीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल। काफ़ी खामोशी रही एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फिर एक ज़ोरदार किस्म की कल परसों वो आ गई। लेकिन मेरी ये जो उसमें आपने एक दो चीज़ें अगर नोट की हों कि एक तो कल ही उमर अयूब साहब ने ये कहा है कि अगर ये जुडिशियल कमीशन ये साबित कर दे कि हमारी गलती है तो हम माफ़ी मांग लेंगे। इसका मतलब एक आपको नज़र आया है वहाँ पर। इधर से DGISPR ने कहा कि अगर जुडिशियल कमीशन बनेगा तो फिर ये भी होगा, यानी कि जुडिशियल कमीशन का नाम उन्होंने भी ले लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे एक साइकोलॉजिकल हार्डनिंग अप होती है ना टू क्रिएट पोजीशंस ऑफ स्ट्रेंथ बिफोर दे टॉक, दैट इज हैपनिंग। एंड मुझे ये लग रहा है कि एक्चुअली दे विल टॉक। और मतलब करंट स्टैब्लिशमेंट की आप समझते हैं बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, और क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा है ये एक तारीख भी हमारे यहाँ रकम हुई है कि करंट स्टैब्लिशमेंट की अगर किसी जमात से लड़ाई होती है, उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट, उस वक्त की सियासी जमात, तो बात नहीं बनती। फिर जब चेंज ऑफ कमांड होता है तभी बातचीत होती है और तभी बात बनती भी है। जी आप ठीक कह रही हैं। ये तो देखें ना, ये तो 2-3 असूल है ना सीधे सीधे। एक तो ये है कि जब भी बयानिया मुख्तलिफ हो दो साइडों का, तो फैसला अगर करना पड़ जाए कि भी किसका बयानिया दुरुस्त है, और ज़रूरी नहीं कि मुकम्मल तौर पे एक साइड का दुरुस्त हो या मुकम्मल तौर पे दूसरी साइड का दुरुस्त हो। ऐन मुमकिन है कि पार्शली एक साइड का दुरुस्त हो और पार्शली दूसरी साइड का दुरुस्त हो। तो इसके लिए एक तीसरी फरीक की जरूरत पड़ती है, और वो तीसरा फरीक इतने बड़े मामले में मौजूद है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान,
हायर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो मैं हैरान हूं कि 1 साल गुजरने के बावजूद अगर 9 मई ही आपका स्टिकिंग पॉइंट है जो कि नजर आ रहा है, तो इतनी कौन सी बात है, मतलब ये कि इसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया जा सकता। और फिर मैं ये एक बात और कह दूं कि जो हर दफा हम रेजोल्यूशन के लिए बाहर की ताकतों की तरफ देखते हैं कि अमरीकी सफीर इधर जा रहे हैं, अमरीकी सफीर उधर जा रहे हैं, सऊदी अरब की तरफ भागा जा रहा है, वो इधर आ रहे हैं। ये अगर आप लॉन्ग टर्म और परमानेंट सोल्यूशन इंटरनल चाहते हैं, इसके लिए आप अपने दिमागों पर इन्हिसार करें, अपने ऊपर एतमाद करें और मिलकर बैठकर पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए सोचें, तो इंशाल्लाह सब कुछ मुमकिन। जनरल साहब, इस मर्तबा ऐसा कुछ हुआ है कि अमरीकी सफीर, सऊदी या इन रूट्स को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा हो फॉर नेगोशिएशंस या बैकडोर राब्ते? ये देखें, उनकी कोशिश तो होगी, जहां तक मेरा अपना ख्याल ये है, वो जरूर कोशिश कर रहे होंगे, बिकॉज दे वांट अ लीवरेज। वो ये चाहते हैं कि हमारी लीवरेज रहे और हमारी तरफ ये देखते रहे। लेकिन मैं समझता हूँ ये, अब मैं ये अपील करता हूँ अपनी जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं कि एक तो ये बात खत्म करें जिसका ये जिक्र आप हम कर रहे हैं कि बाहर के लोगों से इनपुट लेना, बाहर के लोगों के पास जाना, वो NRO के दस्तखत उनसे करवाना या गारंटियां उनसे लेना, इसको खत्म करें। और दूसरा ये जो जब भी जरूरत पड़ती है तो ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़कर अपनी ऑपोजिशन को रगेदना शुरू कर देते हैं। ये याद रखें, आज जो हुकूमत में है अच्छी तरह सारी दुनिया को मालूम है कि वो किसके कंधों पे चढ़े हुए हैं। जब उतरेंगे, अगर दूसरे कंधों पे चढ़ गए तो आपका क्या बनेगा? आप इस साइकिल से निकलते क्यों नहीं भाई? आप अपने आपस में बातचीत करें और वो कंधे का इस्तेमाल छोड़ेंगे तो वो कंधा फिर दोबारा इंटरफेयर भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो अब क्योंकि आपने कहा कि आप मुज़ाकरात के लिए पूरी कोशिश करते रहेंगे, मैं चाहूंगी जनरल साहब ये जरूर बताइएगा, क्या आपकी मुलाकात बानी तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब से जेल में हुई है? जी नहीं, मेरी मुलाकात किसी से भी नहीं हुई है, ना आर्मी चीफ से है ना उनसे हुई है, लेकिन मेरे इनडायरेक्ट मैसेजेस जो हैं वो दोनों जगह पहुंचते रहे हैं। और यूँ समझे कि बाज़ औक़ात मुझे थोड़ा सा रिएक्शन का भी पता चल जाता है। इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह है कि जब कोई बात आगे बढ़ेगी तो कोई एक ग्रुप बनाना पड़ेगा बाकी लोगों का। मैं अकेला तो ये काम नहीं कर पाऊंगा और ये मेरा स्टेटस भी नहीं है, तो फिर ये आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि चूंकि ऑप्शन अब कोई नहीं है, या तो मुझे कोई बताए ना कि क्या इस स्टैंड ऑफ का क्या इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है। वी ऑल अंडरस्टैंड कि रिजल्ट विल बी बैड, तो फॉर द कंट्री एटलीस्ट। तो मुल्क की खातर, मुल्क के अवाम की खातर अगर एक एक कदम पीछे हट जाएं तो क्या इसमें क्या हर्ज है और क्या बुराई है। अच्छा, तो जनरल साहब मुझे ये भी बताएगा कि जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि 9 मई बज़ाहिर नजर आ रहा है कि स्टिकिंग पॉइंट है बिटवीन तहरीक इंसाफ एंड द एस्टैब्लिशमेंट, और इससे कल गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वो पूरी तकारीब भी मुनक्किद हुई, रैलियां भी निकाली गई, यानी 9 मई के हवाले से फिर और बयानात भी आए कि इसको बिल्कुल नहीं भूला जाएगा। तो इस सब के बावजूद आप ये समझते हैं कि अभी भी गुंजाइश है, कल के बयानात के बावजूद भी आप मतलब पुरुमीद हैं कि ये कहीं ना कहीं डोर ओपन होगा और करंट एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही होगा? जी, मुझे तो यूं लगता है कि डोर ओपनिंग के ज्यादा करीब चली गई हैं दोनों साइडें। और जो उसका एक तो मैंने आपको बताया ना, जब हार्डनिंग आप इतनी ज्यादा हो जाए तो उसके बाद कोई और ऑप्शन रह नहीं जाता और क्लैश का ऑप्शन हमारे पास है नहीं। देखिए, मेरी नजर में ये जो 9 मई का मामला है, इसको अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लें तो बहुत आसानी हो जाएगी दोनों साइडों के लिए, और माफी तलाफी वाले सारे मामले। अच्छा, एक वो है कि इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ये जो लोग थे अक्सरियत ये PTI के थे और ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ गए थे। हालांकि इनको पॉलिटिकल रखने के लिए ये कर सकते थे। इनको अगर किसी पॉलिसी से आपको इतराज है, मिलिट्री की पॉलिसी से, तो इसमें ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कहीं पर अपना एहतजाज करें, लेकिन वो किसी इंस्टॉलेशन के करीब नहीं होना चाहिए। यहां तक उनको मान लेना चाहिए, चाहे उसको गलती कहें या उसका रिएक्शन कहें, जो भी कहें। उसके आगे जो कुछ हुआ, जो तोड़ फोड़ हुई, जो आग लगी, जो और मामले को बढ़ाया गया, तेल छिड़का गया आग के ऊपर, उसके अंदर बहुत शकूक व शुबहात हैं। उसके लिए वाकई एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर आधी गलती मान ले PTI कि हमें एहतजाज करना चाहिए था ऐसी जगह पर कि जो कि किसी इंस्टॉलेशन के करीब ना हो, बेशक हम फौज की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते या फिर हुकूमत के खिलाफ करना चाहिए था, इतना हम समझते हैं कि हमने शायद दुरुस्त फैसला नहीं किया। अच्छा। लेकिन इसके बाद जो हुआ है, किसी और ने जो फायदा उठाया है, हमारे ऊपर जो तोहमतें लगाई गई हैं,
वो हम नहीं समझते कि दुरुस्त है। उसके लिए आप तहकीकात करें, और तहकीकात हो गई तो हम अपनी गलती मानेंगे। तो मेरा ख्याल अगर ये हो जाए, हाँ। और एस्टेब्लिशमेंट भी कहे कि ठीक है हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, पहले हिस्से को आप माने, दूसरे हिस्से की हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ जनरल साहब कि जो 2 हिस्सों में तोड़ने की आप बात कर रहे हैं, पहला हिस्सा जो है वो बिल्कुल इक्वेट कर रहा है कि सिद्ध के दिल से आप माफी मांगे, यानी आप माफी मांगे, ठीक है। और दूसरा हिस्सा जो आप कह रहे हैं, दूसरा हिस्सा जो आप कह रहे हैं वो फिर तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, या वो जिस तरह से कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, आप वो भी ये कहते हैं तहकीकात करें, आप भी ये कह रहे हैं तहकीकात, यानी दोनों की मान ली जाए तो फिर इस तरह से मामलात आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये पॉसिबल है। और पहली बात उन्होंने मानी हुई है, उन्होंने कहा हुआ है कि जी एक ये रिएक्शन था जो कुछ हमारे साथ हुआ है। अभी देखें, हम पूरी डिटेल में तो नहीं जा रहे, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमें इस बात की अभी बहुत ज्यादा, आपको और मुझे नहीं, साफ जरा ये जिनका काम है वो जरूर करें, अदालतें करें, ये जो लोग इन्वॉल्व हैं ये सोचें जो हम बातचीत कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो इस चीज के मुतकाजी हैं कि आप इस स्टैंड ऑफ को खत्म करें पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के लोगों की खातिर। उसमें मैंने जो 9 पॉइंट फार्मूला दिया हुआ है उस पर, उसको जरूर उस पर गौर करें, उसको थोड़ा रद्दोबदल करके अगर किया जा सकता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेकर जाएं, और खुदारा मुल्क को आगे लेकर जाएं। मुल्क बहुत नुकसान उठा चुका है और शायद हम बिल्कुल मजीद नुकसान उठाने के मुतम्मिल नहीं हो सकते। अच्छा जनरल साहब, देखिए जो स्टैंड ऑफ है, कभी इस्टेब्लिशमेंट का किसी पार्टी के साथ रहा है या पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है, ये स्टैंड ऑफ को आप क्यों मुख्तलिफ तरीके से समझते हैं, अगर मुख्तलिफ समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि इसका सोल्यूशन निकले? पहले भी माजी में हमने देखा है ना, हुए हैं। देखिए जी, वो बात दुरुस्त है, लेकिन जो स्टैंड ऑफ हुए हैं उनके हमें रिजल्ट जरूर देखने चाहिए। एक स्टैंड ऑफ हुआ था जब अर्सवाइल ईस्ट पाकिस्तान हमारे साथ था, एक मेजॉरिटी पार्टी के साथ स्टैंड ऑफ था एस्टेब्लिशमेंट का, तो उसका रिजल्ट हमने देख लिया। गो के इंशाल्लाह ये मामला इतना शायद गंभीर नहीं है। उसके बाद ये कि जब भी स्टैंड ऑफ हुआ है, जैसे अयूब खान और भुट्टो साहब का था, तो फिर एक साइड को हटना पड़ा। जब वो क्रैश हुआ ज़ियाउल हक साहब का, तो फिर वापस आपको सिविलियंस को हुकूमत देनी पड़ी। जब मुशर्रफ के साहब के खिलाफ बहुत ज़्यादा चीज़ें निकली बाहर, तो उनको भी फिर कॉम्प्रोमाइज़ चले, मैं नहीं कहता क्योंकि वो फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इसको डील ना समझें, कॉम्प्रोमाइज़ ना समझें, बल्कि मुल्क की खातर एक एक स्टेप पीछे हट के मुल्क को स्पेस देने की बात सुने। तो हिस्ट्री हमारे सामने है, ऐसा नहीं है कि कभी किसी साइड ने कोई सरनगू नहीं हुई। बाज़ औक़ात हालात आपको सरनगू कर देते हैं, तो अगर आप खुद बाव आउट कर जाएं तो वो बहुत ही बड़ाई होती है। और ये मैं दोबारा दोहरा दूं कि जो ज्यादा ताकतवर होता है ये उस पर जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, और जो जितना बड़ा लीडर होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। और जो पहले कदम उठाएगा वो मेरे ख्याल में उसका दिल भी बड़ा होगा, उसका जहन भी बड़ा होगा। अच्छा जनरल साहब, लास्टली आई जस्ट वांट टू आस्क यू, देखिए आप अपनी इंस्टीट्यूशन को तो बेहतरीन तरीके से जानते हैं, लोगों को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, आपका इतना ताल्लुक रहा है, लेकिन क्या आप इमरान खान साहब के लिए कह सकते हैं, आप उनको इतनी अच्छी तरह जानते हैं? क्योंकि अभी तक एज ए पॉलिटिशियन जिस तरह से वो सामने आए हैं कि वो न झुकते हैं जिस तरह वो कहते हैं, और ना ही वो किसी सूरत भी, वो कह भी चुके हैं कि वो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, तो आप उनके बिहाफ पर कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं या कैसे किसी चीज़ का वादा भी ले सकते हैं? जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो खैर जैसे मैंने पहले भी क्लियर किया कि मैं तो किसी के बिहाफ पर भी कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर अलवी साहब और हामिद जो उनके वकील है हामिद साहब ये कोशिश करें, उनको सिर्फ इतना कहें कि उन्होंने ये बात पहले कही है। अच्छा। जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ कि पाकिस्तान की खातिर मैं कोई बातचीत कर सकता हूँ, कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकता हूँ, ये बात उन्होंने एक से ज्यादा दफा कही है। और ये भी उन्होंने कहा है कि फौज हमारी है, फौज की पॉलिसी के कोई बात हम उसके कर सकते हैं, लेकिन फौज के खिलाफ एज ए होल एज ए इंस्टीट्यूशन उसकी मुखालफत नहीं कर, क्योंकि आप भी जानती, मैं भी जानता हूं कि फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान नहीं बच सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो पाकिस्तान बच सकता है। तो इस चीज को सबको ध्यान में रखना चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो सब लोग ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का मुजाहरा करें पाकिस्तान की खातिर, और इसको ये ना समझें कि डील है। डील वो होती है मेरी बहन जब कोई अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल करे अपने पर्सनल फायदे के लिए या पार्टी के फायदे के लिए। अच्छा। जब आप मुल्क के फायदे के लिए एक कदम पीछे हटाते हैं तो वो डील नहीं है, वो एक मुफाहमत है
जिसकी सब तारीफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू सो मच विद अस। जैसे जैसे अगर इसमें कोई और डेवलपमेंट होगी यकीनन आपसे इस हवाले से भी जानेंगे। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।